वेलकम बैक गाइस। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था माइक्रोबायोलॉजी के माइलस्टोन्स के बारे में, उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए। ऑटोक्लेव की खोज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। कोच बेसिलाई को भी हमने पढ़ा, तो हैंसन बेसिलाई को भी हमने पढ़ा। साथ में हमने पढ़ा प्रीबायोटिक को, प्रोबायोटिक और जंपिंग जीन्स को। ये क्वेश्चंस एग्जाम में निरंतर आते रहेंगे। अब हम जान चुके हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वायरस भी होते हैं, होती है फंजाई, तो होते हैं पैरासाइट्स। और यही सारे पैरासाइट्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते, ये होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन करेंगे, और ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करने का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉजमेंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लॉजमेंट और मल्टीप्लिकेशन के दौरान यह ह्यूमन बॉडी के अंदर उस विशेष प्रकार के केमिकल्स को सीक्रेट करेंगे, विशेष प्रकार की रिएक्शंस करेंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी की लाइफ जो है वो थ्रेटनिंग कंडीशन में चली जाएगी, जिस कंडीशन को हम कहेंगे डिजीज और डिसऑर्डर। ये हमें कर देंगे डिजीज और डिसऑर्डर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को डिजीज भी कर सकते हैं, डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होती है जान को बचाने की, अपने आप को बचाने की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचाने की क्षमता को, इस ताकत को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्स दिल्ली का फेवरेट टॉपिक, इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी, की इम्यूनिटी होती क्या है। रोगों से लड़ने की क्षमता को, रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी, तो क्या होता है, इम्यूनिटी इज अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी इज बैलेंस्ड स्टेट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। Immunity is a balanced state of multicellular organism which provide defense against microorganism या फिर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारा शरीर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, बाहर से आने वाले वायरस, यानी कि शरीर को हार्मफुल कंडीशन में डालने वाले विभिन्न प्रकार के रोग कारकों से लड़ सकता है। इन रोग कारकों के प्रति हमारा शरीर दिखाता है रोध दिखाता है। रोध को हम बोलेंगे यहाँ पर प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। और यह इम्यूनिटी इतनी अच्छी भी हो सकती है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इस शरीर को एक बार इन्फेक्ट कर दे तो जीवन में वह दोबारा हमें रोग भी नहीं कर सकता। इतनी जबरदस्त होती है इम्यूनिटी। नाम तो सुना होगा, मम्स का लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स का, एक बार हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। अरे भैया, ये इम्यूनिटी मिलती कैसे है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होती है, इम्यून सिस्टम होता है, जो कि कोऑर्डिनेटेडली, कोऑपरेटिवली वर्क करता है, जिसके अंदर WBCs भी होंगी, एंटीबॉडीज भी होंगी, लिम्फोसाइट्स भी होंगी, और बहुत सारे तरह के बैरियर्स भी होंगे। उन्हीं को तो हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी है बैलेंस स्टेट ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो कि डिफेंस प्रोवाइड करवाएगी अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि यहीं से एम्स दिल्ली के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, मेनली इननेट इम्यूनिटी, और सेकंड टाइप को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसे हम कई बार बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्म से मिली हुई रोगों से लड़ने की क्षमता को, जन्म से मिली हुई रोगों से लड़ने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है वह हमें बायबोर्न मिलती है। इननेट इम्यूनिटी का सबसे बड़ा मेन लक्षण, मेन फीचर, मेन कैरेक्टरिस्टिक यह होता है, दिस इज
नॉन स्पेसिफिक, यह नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि यह बैक्टीरिया में, वायरस में, पैरासाइट में, फंगस में, किसी अनदर प्रकार के एलर्जन में, अनदर प्रकार के केमिकल डिजीज कोजिंग सब्सटेंसेस में भेद नहीं करती है। इसकी मेन फीचर होता है नॉन स्पेसिफिक। इनेट इम्यूनिटी हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसी प्रकार से रोकेगी जिस प्रकार से वह रोकती है, यानी कि बैक्टीरिया को रोकने का तरीका भी वही होगा जो वायरस को रोकने का तरीका होगा। इस प्रकार यहां पर हम कह सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक पावर, नॉन स्पेसिफिक कैपेसिटी टू रेसिस्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी हमें बायबॉर्न मिलती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में हम जीवन जीने के दौरान, जीवन में वृद्धि एवं विकास करने के दौरान विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के निरंतर संपर्क में आते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के निरंतर संपर्क में आते हैं। और विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो निरंतर संपर्क के दौरान हमारा शरीर उनसे लड़ने का प्रयास करेगा, हमारा शरीर उनको किल करने का प्रयास करेगा, उनसे बचने का प्रयास करेगा, उनका रोध करने का प्रयास करेगा, उनका प्रतिरोध करेगा। जीवन जीने के दौरान हम अर्जित करेंगे ऐसी क्षमताओं का, ऐसे एंटीबॉडीज का, ऐसे सेल्स का जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी। जीवन जीने के दौरान हम विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा का अर्जन करते हैं, प्रतिरक्षा को गेन करते हैं। उस प्रतिरक्षा को हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और यहां पर ऐसी प्रतिरक्षा जो कि नॉन स्पेसिफिक है, हम जन्म से ही विशेष प्रकार की रोगों से लड़ने की क्षमता को लेकर के आते हैं, बायबॉर्न लेकर के आते हैं, बोलते हैं हम लोग इनेट इम्यूनिटी। आइए हम डिटेल में स्टडी करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। अब ये इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। इनेट इम्यूनिटी का जो इफेक्ट होता है वह क्विक इफेक्ट हमारे शरीर में देखा जाता है। बट इनेट इम्यूनिटी की हमारे शरीर के अंदर मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती। गुरुजी यह क्या बात हुई, मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती? इन सारे वक्तव्य को, इन सारे वाक्यों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एग्जाम्पल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक अच्छे से टॉपिक को समझते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसे समझते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन आएगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? सेकंड लाइन्स ऑफ डिफेंस क्या होता है? और कई बार क्वेश्चन आएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब यहां पर यह है कि किस किस स्टेप में हमारी बॉडी रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। तो यहां पर अगर हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करें, जन्म से मिली हुई इम्यूनिटी के बारे में बात करें, तो इनेट इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। उनमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम बोलते हैं स्किन। स्किन इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। डिफेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचना, डिफेंस मतलब रोग करने वाले कारकों से बचना। हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या पढ़ रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जन्मजात प्रतिरक्षा। तो जन्मजात प्रतिरक्षा का प्रथम चरण, जन्मजात प्रतिरक्षा का प्रथम चरण, जन्मजात प्रतिरक्षा की प्रथम दीवार, जन्मजात प्रतिरक्षा का प्रथम स्पेसिफिक प्रतिरोध क्या होगा? प्रथम स्पेसिफिक प्रतिरोध होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करने का प्रयास करेगा, उसे होकर गुजरना पड़ेगा स्किन के थ्रू, म्यूकोसा के थ्रू। स्किन एंड म्यूकोसा आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हम इनेट इम्यूनिटी में जिस फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन है
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहते हैं? हम स्किन को कहते हैं और म्यूकोसा को कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसका पार्ट है? इननेट इम्यूनिटी का या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का? इननेट इम्यूनिटी का। अब आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहते हैं? यानी कि अब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाए और हमारी बॉडी को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचाना है, तो क्या होगा? कई बार स्किन ने हमें बचा लिया, स्किन से बचने के बाद वो माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है, हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, तो फिर ब्लड में एंटर करने के बाद, बॉडी में एंटर करने के बाद हमें आती है फीवर। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारी बॉडी इननेट एक रेस्पॉन्स दिखाती है, उस रेस्पॉन्स को बोलते हैं फीवर। तो यहां पर याद रखना, फीवर का आना कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस होता है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फीवर का आना कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस होता है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इसी प्रकार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में एंटर कर जाए, विशेष प्रकार के स्किन में एंटर कर जाए, विशेष प्रकार के अंगों में एंटर कर जाए, आपने नाम सुना होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, लंग्स में एंटर कर दिया, लंग्स का क्या करेगा? इन्फ्लामेशन। यूटीआई कोज करने वाला बैक्टीरिया गोनोकोकाई अगर यूरिथ्रा में एंटर कर जाए तो क्या करेगा? यूरिथ्राइटिस, यानी कि उस जगह पर हमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन। तो याद रखना, फीवर का आना, इन्फ्लामेशन का होना कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस होता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फीवर का आना और इन्फ्लामेशन का आना। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोथ आर मेन पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। जबकि जीवन जीने के दौरान हम रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोध को अर्जन करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, फीवर और इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन और म्यूकोसा। इतना तो आप समझ गए होंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में। तीनों क्वेश्चंस को आप वीडियो रोक करके नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में कि इननेट इम्यूनिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अब इननेट इम्यूनिटी के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। नाम तो सुना होगा भैया स्किन का। स्किन हमारी बॉडी के लिए जिस बैरियर का काम करती है उसे हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर यानी कि हमारी बॉडी में, हमारी शरीर के अंदर अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आना है तो उसे आउटर लेयर को, बॉडी की आउटर लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। वो या तो स्किन होगी या फिर क्या होगी? म्यूकोसा। यस और नॉट? यस सर। क्या यस सर? कि स्किन हमारी बॉडी का क्या बनाएगी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाएगी। तो स्किन हमारी बॉडी को मैकेनिकल बैरियर देती है। स्किन से आने वाला पहला क्वेश्चन ये है कि यह हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन होता है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी which provide mechanical barrier which is part of innate immunity। अब मेन बात जो हमें स्किन से समझनी है, स्किन जो होती है उस स्किन की जो पीएच होती है वह 4.5 से 5.5 तक होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जिपमर में पूछा गया है। स्किन की नॉर्मल पीएच क्या होती है? एल्केलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल। स्किन की पीएच होगी एसिडिक। इस एसिडिक पीएच की वजह से बैक्टीरिया हमारी स्किन पर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो स्किन की पीएच 4.5 से 5.5 होती है। अब इसी स्किन पर अगर हम लोग चर्चा करें तो इसी स्किन पर हमारे बहुत सारी विशेष प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड, जो कि विशेष प्रकार के द्रव का स्त्रवण करती है जिसे बोलते हैं हम सीबम। या सीबम हमारे स्किन की पीएच कैसी बना देगा? 4.5 से 5.5, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता और इस प्रकार हमारे शरीर की रक्षा
हो जाती है। तो इननेट इम्यूनिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया स्किन, मैकेनिकल बैरियर, लार्जेस्ट ऑर्गन, 4.5 से 5.5 यानी कि एसिडिक पीएच, सीबम का सीक्रेशन। इसी प्रकार स्किन पर अगर हम लोग देखें तो स्किन की वजह से हमें आता है पसीना, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो कंट्रोल होता ही है, कई बार उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कंसंट्रेशन है वो भी डाइल्यूट हो जाती है और उसकी वजह से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच पाते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल्स की बात करें, इननेट इम्यूनिटी के अनादर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, यह डाइजेस्टिव जूस जो हमारे स्टमक में होंगे, हमारी इंटेस्टाइन में होंगे, तो आप बताइए स्टमक के अंदर पाया जाएगा HCl। HCl की वजह से स्टमक की जो कई बार मैक्सिमम पीएच जो बनती है वो 1.2 से लेकर के 3.5 तक पीएच हो जाती है, यानी कि हाईली एसिडिक। अब स्टमक के अंदर HCl है, पीएच हाईली एसिडिक हो गई है, उसकी वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे शरीर के अंदर एंटर कर भी गया है, वह इतनी ज़्यादा एसिडिक पीएच को टॉलरेट नहीं कर सकता और उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार डाइजेस्टिव जूसेस का होना भी एग्जाम्पल है इननेट इम्यूनिटी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की, थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, टीयर, आंसू जो होते हैं उनके अंदर जो एंजाइम पाया जाएगा उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। आंसुओं के अंदर जो एंजाइम पाया जाएगा उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। या लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, अगर हमारी आंखों में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएं और अगर हमें जब आंसू आ जाते हैं, ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि शरीर के अंदर, हमारी आंखों के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन बॉडी चले जाए तो हमारी आंखों का जो पहला रिएक्शन, पहला एक्शन होता है वो होता है आंसू का आना, टीयर का प्रोड्यूस होना। अब ये जब टीयर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तब उन टीयर के अंदर होते हैं लाइसोजाइम एंजाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से उनका साइटोलाइसिस हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। टीयर के अंदर होता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसी प्रकार से हम चर्चा करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाले सीलिया के बारे में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाले सीलिया जो होते हैं वह फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेते हैं और फॉरेन बॉडी को ट्रैप करने के बाद उसे कफ के द्वारा, स्नीज के द्वारा हमारी बॉडी से एक्सपेक्टोरेट करवा देते हैं और इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाते हैं। हमें याद रखना है, स्किन इज द एग्जाम्पल ऑफ इननेट इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव जूसेज आर एग्जाम्पल ऑफ इननेट इम्यूनिटी। और देखो अनदर, अगर हम लोग बात करें इननेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स के बारे में, तो यार इतना सा याद रखना है ना हमें कि जैसे कि हम यूरिन करते हैं, जब हम यूरिन की प्रोसेस कर रहे हैं, यूरिनेशन कर रहे हैं, यूरिनेशन के दौरान यूरिन ग्रेविटी के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमारी यूरिथ्रा को फ्लश आउट कर रहा है, हमारी यूरिथ्रा को फ्लश आउट कर रहा है। उसकी वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर असेंडिंग इन्फेक्शन करे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर असेंडिंग इन्फेक्शन करे तो यूरिन के डायरेक्शन के फ्लो की वजह से उसका फ्लश आउट हो जाएगा और उसके फ्लश आउट होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी नहीं बन पाएगी। डिफिकेशन करना, यूरिनेशन करना, कफिंग करना, स्नीजिंग करना, डाइजेस्टिव जूसेस का होना, पर्सपायरेशन का होना, नोज के अंदर हेयर्स का पाया जाना, फीवर का आना, इन्फ्लामेशन का आना, सभी एग्जाम्पल हैं इननेट इम्यूनिटी के। याद रखना, इननेट इम्यूनिटी का मेन फीचर जो एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन innate immunity and acquired immunity? That is specificity, यानी कि specification. Innate immunity is non-specific. It acts regardless of type of microorganism, regardless the type of infectious agent. It just focus on barriers. It just focus on protection. इननेट इम्यूनिटी के अंदर मेन फीचर है नॉन स्पेसिफिकेशन का होना। अब यहां पर हम लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल को पढ़े, लेकिन मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा यहां से, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, बोलो, स्किन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन। दूसरा
म्यूकोसा, म्यूकोसा पर क्या बनेगा, म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइल्यूट, म्यूकस की पीएच होगी एल्केलाइन, कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एल्केलाइन पीएच में ग्रोथ नहीं कर सकते। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी इम्यूनिटी का प्रकार है, एक्वायर्ड का या इननेट का, फीवर का आना, इन्फ्लामेशन का आना, क्या एक नवजात शिशु को फीवर आ सकता है क्या, यस, फीवर का आना एग्जाम्पल है इननेट इम्यूनिटी का, इन्फ्लामेशन का होना एग्जाम्पल है इननेट इम्यूनिटी का। और अब इननेट इम्यूनिटी में ये हो गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो ध्यान रखना कई बार डायरेक्टली पूछे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी क्या है, स्किन, क्या है, स्किन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है फीवर, इन्फ्लामेशन एंड बॉडी सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल लाइक मैक्रोफेजेस, लेकिन इन्फ्लामेशन को याद रखना और फीवर को याद रखना। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि अर्जित प्रतिरक्षा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इतना समझ में आ गया क्या। अब देखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि यार ये तो सब हमने समझ लिया कि जन्मजात प्रतिरक्षा नॉन स्पेसिफिक होगी, एक क्वेश्चन ये आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा लाइन ऑफ डिफेंस से आएगा, तीसरा क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से आएगा जो मैंने आपको बता दिया, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, मैकेनिकल बैरियर। एक ये क्वेश्चन याद रख लेना, 4.5 से 5.5 स्किन की पीएच होती है, स्किन की पीएच होगी एसिडिक और एल्कलाइन, एसिडिक। अब जो मेन क्वेश्चन आएंगे कि इननेट इम्यूनिटी में बैरियर्स इनके अलावा भी होते हैं और वो बैरियर्स कैसे कैसे होते हैं और इननेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन कैसे कैसे करती है। अब इननेट इम्यूनिटी के अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो इननेट इम्यूनिटी के दौरान होता क्या है, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हमारी बॉडी बना देती है और ये जितने भी प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बताता हूं जो इननेट इम्यूनिटी से आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इननेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा, तो इननेट इम्यूनिटी से जो प्रोटीन होते हैं वह हमारी रक्षा करते हैं। उनमें एक प्रोटीन के बारे में आपको नाम बताता हूं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, नाम तो सुना ही होगा, वेरी फेमस क्वेश्चन आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन से। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है, यह सी रिएक्टिव प्रोटीन इंडिकेट करेगा अर्ली इन्फ्लामेशन को। सी रिएक्टिव प्रोटीन इंडिकेट करता है अर्ली इन्फ्लामेशन को। हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट चला जाए, इन्फेक्शियस एजेंट जाने के बाद वह जिस सेल में गया है उस सेल में रिलीज, उस सेल से, मान लीजिए यह एक सेल है, इस सेल में चला गया इन्फेक्शियस एजेंट, इस सेल में चला गया इन्फेक्शियस एजेंट, तो अब यह सेल रिलीज करेगी सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह सी रिएक्टिव प्रोटीन अट्रैक्ट करेगा, यह सी रिएक्टिव प्रोटीन अट्रैक्ट करेगा WBC को, और जिस प्रकार से WBC यहाँ पर आएगी वह यहाँ पर हो सकता है करेगी फेगोसाइटोसिस या फिर यहाँ पर करेगी कीमोकाइनेसिस, और इस प्रकार फेगोसाइटोसिस करने के दौरान इसको वह डिस्ट्रॉय कर देगी, इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो कई बार जब सी रिएक्टिव प्रोटीन की वजह से WBC यहाँ पर आएगी तो उस एरिया के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उस एरिया के अंदर WBC की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उस एरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें तो उस एरिया के अंदर हो जाएगा इन्फ्लामेशन। तो याद रखना
सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो अर्ली इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। तो हमारे शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, किसी भी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लामेशन करने के लिए जो विशेष प्रकार का इननेट इम्यूनिटी के द्वारा, जन्मजात प्रतिरक्षा के द्वारा प्रदान किया गया विशेष प्रकार का वरदान, विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब इसी सी रिएक्टिव प्रोटीन से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के कार्डियोवास्कुलर से क्वेश्चन आता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियन इन्फ्रैक्शन, ऐसे जो डिसऑर्डर है इनके अंदर भी क्या होता है, हार्ट अटैक आने के दौरान, हार्ट फेलियर होने के दौरान हार्ट डैमेज हो जाएगा। हार्ट के डैमेज होने के दौरान वहां पर सेल्स डैमेज होने के दौरान जो प्रोटीन निकालेगी वो निकालेगी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसकी वजह से वहां पर हो जाएगी मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो अर्ली इंडिकेटर ऑफ हार्ट फेलियर इज सी रिएक्टिव प्रोटीन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन था माइक्रोबायोलॉजी से, तो हमें ये याद रखना है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वह हमें अर्ली इन्फ्लामेशन का सूचक होता है। सर इसको सी क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है कि किसी बैक्टीरिया के अंदर देखा था, उस बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में उस बैक्टीरिया में जो रिसर्च की थी उसमें कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में से हम लोगों ने बोला है सी से कार्बोहाइड्रेट रिएक्टिव प्रोटीन। ये ज़्यादा हमारे काम का नहीं, हमें याद रखना सी रिएक्टिव प्रोटीन इंडिकेटर ऑफ अर्ली इन्फ्लामेशन, ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यूरिंग हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फ्लाक्शन, उसका अर्ली इंडिकेटर यह होता है। नॉर्मली कई बार इसका काउंट जो होता है वो 0.2 mg पर डेसीलीटर भी हो सकता है, जो कि इंडिकेट, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इंडिकेट करेगा अर्ली इन्फ्लामेशन को। तो ध्यान रखना, चाहे वो रीनल की डिजीज़ हो, चाहे वो लंग की डिजीज़ हो, अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ रहा है मतलब ये हो गया कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। इसी प्रकार से एक और केमिकल जो हमारे बॉडी में है, इननेट इम्यूनिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर, यहां से एक क्वेश्चन है जो हर बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। पहले ध्यान से समझना, ये भैया एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर मान लो यह इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब नॉर्मली क्या होता है कि यह व्यक्ति इन्हेलेशन करने के दौरान इसके शरीर में कई बार डस्ट पार्टिकल चले जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे। जब यह डस्ट पार्टिकल यहाँ पर चले जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे, तो यहाँ पर यह स्टिमुलेट कर देंगे WBC को। नॉर्मली मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग कौन से, या रोग कारकों से लड़ने की क्षमता, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना है तो एग्जांपल क्या देख रहे हैं हम, इननेट इम्यूनिटी जन्मजात प्रतिरक्षा में मान लो कैसे होगी ये, मान लो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के बाद वह जैसे ही जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंस होगा, वह जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारे शरीर में जाने के बाद वह इसके हमारे शरीर के लिए फॉरेन सब्सटेंस होगा। तो अगर यार वो फॉरेन सब्सटेंस होगा तो हमारी बॉडी की WBC तो एक्टिवेट हो जाएगी। WBC जैसे ही एक्टिवेट होगी तो इसको किल करने के लिए केमिकल को तो स्टिमुलेट करेगी, केमिकल को तो सीक्रेट करेगी। वो केमिकल होते हैं इंटरफेरोन, साइटोकाइनिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन, ऐसे केमिकल को यहाँ पर भैया ये तो रिलीज करेगी। ऐसे ही केमिकल में यहाँ पर क्या होगा, एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ध्यान से समझना, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, प्रोटीएज इनहिबिटर। इननेट इम्यूनिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन जन्म से ही हमारे शरीर में होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। उन विशेष प्रकार के प्रोटीन को समझने के लिए हम लोगों ने ये समझा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में चला गया, जाने के बाद WBC को स्टिमुलेट कर दिया, WBC ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, WBC ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए केमिकल रिलीज कर दिए। लेकिन यार ये केमिकल तो हमारे लिए भी नुकसानदायक होंगे, ये केमिकल हमारे लिए भी खतरनाक होंगे। यह केमिकल इनसे निकलेगा प्रोटीएज नाम का एंजाइम, नाम में लगा हुआ है प्रोटीन को एज, एज मतलब तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। अब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होगा तो हमारी जो एल्वियोलाई है वो हमारी ही सेल की वजह से हो जाएगी डिस्ट्रॉय। ऐसे में इननेट इम्यूनिटी हमें बचाएगी। इननेट इम्यूनिटी ने वरदान स्वरूप, उपहार स्वरूप हमें दिया है एंजाइम अल्फा-1
एंटी ट्रिप्सिन। इननेट इम्यूनिटी ने हमें उपहार स्वरूप, वरदान स्वरूप एंजाइम दिया है, नाम है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। यह अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही होगा, हमारे लंग्स में पहले से ही होगा। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हुआ गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, जेके भैया गया। जैसे ही वो हमारी बॉडी के लिए गया तो फॉरेन था, बाहर का था, विदेशी था, तो हमारी बॉडी ने उसको मारने के लिए क्या रिलीज कर दिए, WBC। आ गए WBC आकर के मारना चाहते हैं एंटीजन को। WBC ने आते ही केमिकल रिलीज कर दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल हो ही रहा था कि WBC के लाइटिक एंजाइम की वजह से, WBC के लाइटिक एंजाइम की वजह से नॉर्मल टिश्यू भी डैमेज हो गया। अब इस प्रकार की मैकेनिज्म से हमारी बॉडी खुद को बचा लेगी। जैसे ही एल्वेओलाई डैमेज होने लगेगा WBC के केमिकल के कारण, हमारी बॉडी खुद से ही लड़ेगी। WBC हमारी बॉडी को किल करने की कोशिश करेगी, उसी के अगेंस्ट में हमारी बॉडी वहां पर एंजाइम रिलीज कर देगी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। यह अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन WBC के केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे ही WBC का वो केमिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारी जो एल्वेओलाई होती है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी और हम विशेष प्रकार के रोग से बच जाएंगे। लेकिन यारों, प्रश्न यह आता है कि कई बार कुछ लोगों के अंदर इननेट इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने की वजह से उनके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जैसे ही वो जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही उनका सामना इस महान दानवी संसार से होता है। इस संसार, जिस संसार में हमें अनुकूलन करना पड़ता है, इस संसार जिस संसार में हमें लड़ झगड़ करके बड़ा होना पड़ता है, हमें ग्रोथ करनी पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर वीक हो और हमारी बॉडी के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं हो, तो उसकी वजह से लंग्स के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी की वजह से फॉरेन मटेरियल जाएगा, WBC एक्टिवेट होगी, WBC एक्टिवेट होगी तो केमिकल रिलीज करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल होगा, प्लस साथ में लंग्स भी डैमेज हो जाएंगे, लंग्स भी डैमेज हो जाएंगे। अब जब लंग्स डैमेज हो जाएंगे, एल्वेओलाई डैमेज हो जाएंगे, तो उस डिसऑर्डर को हम बोलेंगे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में क्या होगा, मानो ना यार तुम, अब ये अपनी जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई केमिकल की वजह से डैमेज हो जाएगी, तो जैसे ही इन एल्वेओलाई की वॉल का डैमेज होगा, इनका हो जाएगा एबनॉर्मल डायलेशन। क्योंकि एल्वेओलाई डैमेज होने की वजह से, एल्वेओलाई डैमेज होने की वजह से इलास्टिसिटी ही खत्म हो गई, एल्वेओलाई डैमेज होने की वजह से इलास्टिसिटी ही एल्वेओलाई की खत्म हो गई, एल्वेओलाई तो भैया डैमेज हो गई। तो अब हम लोगों ने क्या समझ लिया कि इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वेओलाई। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का होना इननेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, जो कि आता है प्रोटीएज इनहिबिटर के अंदर। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, फर्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा है कि इननेट इम्यूनिटी में हमें कुछ प्रोटीन बचाते हैं। उन प्रोटीन में पहला था सी रिएक्टिव प्रोटीन, पहला था सी रिएक्टिव प्रोटीन, और सी रिएक्टिव प्रोटीन हमें बचा लेगा। किस प्रकार बचा लेगा, अर्ली इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लामेशन से, इन्फ्लामेशन को जनरेट करेगा, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को बढ़ाएगा, WBC बढ़ती जाएगी, हमें इम्यूनिटी मिलती जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लड़ते जाएंगे और हम सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइव करने की इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडेप्टेशन, यानी कि लड़ कर के जीना होता है, हमें जीतना होता है, हमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हमें करना होता है। यानी कि लड़ाई संघर्ष तो हमारे दैनिक जीवन का पार्ट है। आप और हम ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, यह शरीर भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। तो फिर जब शरीर जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो हम क्यों ना स्ट्रगल करें। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, जिसके अंदर इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसी प्रकार वह उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है ना, तो अपनी इम्यूनिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, नेगेटिविटी से दूर रहना है ना, पॉजिटिविटी को शामिल करना है ना। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि मेरे से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, पॉजिटिविटी का मतलब है मैं मेहनत करूंगा तो मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, मुझे मेहनत करनी है। 2 एग्जाम में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम के लिए फिर से तैयारी करनी है, लेकिन मैं सिलेक्शन लेकर के
रहूंगा, मेरे अंदर भी इतनी क्षमता है कि मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकता हूँ। दिस इज पॉजिटिविटी, दिस इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अच्छा है भाई, इम्यूनिटी की यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इननेट इम्यूनिटी का केमिकल जो हमें बचाएगा। दूसरा इननेट इम्यूनिटी का केमिकल, इननेट इम्यूनिटी का प्रोटीन प्रोटीएज इनहिबिटर एंजाइम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि डब्ल्यूबीसी के हार्मफुल केमिकल को डिस्ट्रॉय करता है, एम्फाइजीमा से बचाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन यही होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? एम्फाइसीमा हो जाएगा, क्योंकि एम्फाइसीमा के अंदर व्हाट इज एम्फाइसीमा? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्स, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स इज नोन एज एम्फाइसीमा। तो इस प्रकार यह केमिकल भी हमें रोगों से बचा लेता है। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन अर्ली इन्फ्लामेशन, मायोकार्डियल इन्फ्लाक्शन में अर्ली प्रोटीन सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसी प्रकार एम्फाइसीमा में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब समझते हैं हम नेक्स्ट प्रोटीन को, इननेट इम्यूनिटी का नेक्स्ट प्रोटीन जिसकी हमें स्टडी करनी है, उसको नाम हम देंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। नाम तो सुना होगा यार आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट का, चलिए नहीं सुना है तो सुन लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अब होता क्या है, ध्यान से समझना। देखिए क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है ना, हमारा जो लीवर होता है जिगर के पास में, जिगर का टुकड़ा यानी कि लीवर के पार्ट, तो लीवर जो होता है, लीवर विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है। लीवर विशेष प्रकार के 30 प्रोटीन बनाएगा। इन 30 जो प्रोटीन होते हैं, यह 30 प्रोटीन हमारे पूरे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का 5% होते हैं। हमारे ब्लड में सर्कुलेट करने वाले प्रोटीन का 5% जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की कॉम्प्लीमेंट क्यों नाम दिया गया? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती है, इनका एक मेन फीचर होता है, मेन लक्षण होता है कि सीरीज, यह एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यानी कि क्या होता है, मान लो कि कई बार क्या होगा, कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, दिस इज इन्फेक्शियस एजेंट, यह हमारी बॉडी की किसी सेल में जाएगा और ये इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी के सेल को जाकर के इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इससे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के केमिकल जो हैं वो रिलीज करवाएंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को। यह कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब लीवर से आ जाएगा, तब यह कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो इस सेल के रिसेप्टर पर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस सेल के रिसेप्टर पर जाएगा, इस सेल के अंदर एंटर करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाली सेल लाइक मैक्रोफेज, लाइक बी लिम्फोसाइट, लाइक टी लिम्फोसाइट, इनको इन्फेक्टेड सेल में एंटर करने में मदद करेगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं उनसे पहला क्वेश्चन तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ESIC शायद अहमदाबाद का प्रश्न है ये, कि पूरे बॉडी में पाए जाने वाले पूरे या ब्लड में सर्कुलेट करने वाले प्रोटीन का कितना % होता है? 5% होता है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन साइटोलाइसिस और फेगोसाइटोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। साइटोलाइसिस में और फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करने वाले प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। और जिसमें से भी मैंने C5, 6, 7, 8 और 9 यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 यह साइटोलाइसिस करवाते हैं। या तो बैक्टीरिया की सेल, कई बार क्या होगा, कोई मान लो यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करा, एंटर करने के बाद WBC स्टिमुलेट हुई, WBC ने कॉम्प्लीमेंट को रिलीज करवाया, तो ये कॉम्प्लीमेंट इस बैक्टीरिया की सेल सरफेस से अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद यह प्रोटीन विशेष प्रकार के चैनल बना देगा और इन चैनल की वजह से बैक्टीरिया का इंट्रासेलुलर फ्लूइड बैक्टीरिया से बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे साइटोलाइसिस, इसे हम लोग बोलेंगे साइटोलाइसिस। तो कॉम्प्लीमेंट काम कैसे करता है? कॉम्प्लीमेंट के काम करने का मेन तरीका यही होता है, attachment to the cell causing inflammation in the cell, first attachment to the cell, second inflammation in the cell, third is the creating channel, and at last is the lysis and the rupture of the infected cell or infectious agent cell, bacterial cell का ये करवा देगा rupture, bacterial cell यहाँ पर फट जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा क्या है? हम लोगों ने यही समझा कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में C5, C6, 7, 8 और 9 साइटोलाइसिस करवाएंगे।
साइटोलाइसिस करवाएंगे, सेल को रप्चर कराएंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनता कहाँ है? लीवर में बनता है। टोटल कितने होते हैं? 30 होते हैं। और कितना परसेंट होते हैं सर्कुलेटिंग प्रोटीन का? 5%। तो आपको पहला सी रिएक्टिव प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दोनों अलग अलग होते हैं। सी रिएक्टिव अर्ली इन्फ्लामेशन का, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फेगोसाइटोसिस में मदद करने वाला। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थोड़ा बहुत पार्ट होता है एक्वायर्ड का, थोड़ा बहुत पार्ट होता है इननेट इम्यूनिटी का। अब यहां पर हमें दो प्रश्न और समझने हैं जो कि इननेट इम्यूनिटी से आते हैं और ये जो कि इननेट इम्यूनिटी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब इननेट इम्यूनिटी में अगर हम लोग बात कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, तो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन प्रोटीन में नाम आएगा साइटोकाइन का। नाम तो सुना ही होगा आपने, साइटोकाइन। साइटो मतलब सेल होता है, काइन मतलब मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मूवमेंट का मतलब है, मान लो यह कोई ऑर्गन की एक स्पेशल टिश्यू है, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, और मान लीजिए इसके अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ जाता है और यहाँ पर वो इन्फेक्शन करने की शुरुआत कर देता है। अब यहाँ पर अगर इन्फेक्शन होने की शुरुआत हो जाएगी तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? मान लो सी रिएक्टिव प्रोटीन रिलीज होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन रिलीज होगा। यह सी रिएक्टिव प्रोटीन किसको स्टिमुलेट करेगा? WBC को स्टिमुलेट करेगा। WBC जैसे स्टिमुलेट होगी, WBC यहाँ पर आने लग जाएगी। WBC का काउंट यहाँ पर लगातार बढ़ता रहेगा। अभी कैसे काउंट बढ़ता रहेगा? WBC का काउंट कैसे बढ़ेगा? WBC क्या करेगी? ब्लड में घूमती हुई अदर WBC को आवाज लगाएगी। आवाज लगाने के लिए एक WBC जो किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने वाली है, एक WBC जो किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने वाली है, उस WBC से केमिकल निकलेगा। उस WBC से केमिकल निकलेगा जो कि अनादर WBC को बोलेगा कम हियर झलक दिखला जा, कम हियर झलक दिखला जा। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर सेल को, एक सेल से दूसरी सेल को सिग्नल देने वाला प्रोटीन निकलता है। सेल सिग्नल प्रोटीन निकलता है। इन सेल सिग्नल प्रोटीन को हम बोलते हैं साइटोकाइन। तो जन्म से ही तो साइटोकाइन बनते हैं ना हमारे अंदर। तो इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोटीन कौन सा है? साइटोकाइन। इन्फेक्शन से लड़ने वाला प्रोटीन कौन सा है? साइटोकाइन। तो साइटोकाइन ने क्या किया है ब्रदर? साइटोकाइन ने क्या किया है? यहाँ पर अनादर WBC को स्टिमुलेट किया। कीमोकाइनेसिस, केमिकल को रिलीज किया, अनदर WBC को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्शन ऑफ अनदर WBC टुवर्ड अ इन्फेक्शियस साइट इज caused by a chemical that is known as साइटोकाइन। और साइटोकाइन को पढ़ने के बाद हम एक और केमिकल को जानते हैं जो कि होता तो साइटोकाइन की तरह ही है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा अलग है, जो कि बहुत फेमस है। ये सही का क्वेश्चन है भैया, रेलवे का क्वेश्चन है भैया, और इसके साथ क्वेश्चन है वो MSc एंट्रेंस का। नाम तो आपने बड़े प्यार से सुना ही होगा, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन महत्वपूर्ण नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है। व्हाट इज इंटरफेरोन? इंटरफेरोन होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, वही क्या है? ये सेल सिग्नल प्रोटीन। व्हाट इज साइटोकाइन? सेल सिग्नल प्रोटीन। तो व्हाट इज इंटरफेरोन? व्हाट इज इंटरफेरोन? इंटर का मतलब भी दो हो गया, दो सेल के बीच में, दो सेल को अट्रैक्ट करना। लेकिन इंटरफेरोन में जो मेन क्वेश्चन हमें याद रखना है वो यह होगा कि एक सेल जिसको इन्फेक्ट किया वायरस ने, एक सेल जिसको इन्फेक्ट किया वायरस ने, यह वायरस जनित या वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ केमिकल को रिलीज करती है। यह वायरस इन्फेक्टेड कुछ केमिकल को रिलीज करती है, जिसकी वजह से दूसरी जो सेल होती है उसको इस प्रकार के सिग्नल जाते हैं कि उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम बढ़ जाएगा। उसके अंदर ऐसे सिग्नल जाएंगे जिसकी वजह से यह वायरस इसके अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो व्हाट इज इंटरफेरोन? वायरस इन्फेक्टिंग सेल रिलीज सेल सिग्नल प्रोटीन। व्हाट इज इंटरफेरोन? वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज सेल सिग्नल प्रोटीन which inhibit another cell to become infected from virus, which is
विच प्रोटेक्ट अनदर सेल फ्रॉम वायरस, दिस इज नॉन एज इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन क्या है? वायरस इन्फेक्टिंग सेल के द्वारा, नोट कर लेना, वायरस इन्फेक्टिंग सेल के द्वारा रिलीज होने वाला प्रोटीन जो कि अनदर सेल को वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा लेगा, किस नाम से जाना जाएगा? इंटरफेरोन के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इननेट इम्यूनिटी। व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? जन्मजात प्रतिरक्षा। मेन फीचर क्या होता है? नॉन स्पेसिफिकेशन, यानी कि हर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम प्रकार की मैकेनिज्म। इननेट इम्यूनिटी का एग्जांपल देख लिया, स्किन देख लिया, लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्किन की पीएच देख ली, गैस्ट्रिक एसिड के बारे में बात कर ली, यूरिथ्रा के बारे में बात कर ली, रेस्पिरेटरी सीलियास के बारे में बात कर ली, बॉडी के पर्सपायरेशन मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले WBC के बारे में बात कर ली, ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में बात कर ली, प्रोटीन में पहला सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में बात कर ली, दूसरा प्रोटीएज इनहिबिटर के बारे में बात कर ली, तीसरा कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर ली। यस और नोट करी के नहीं करी भैया? कर ली ना। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन समझ में आया क्या? कुछ नहीं है, सिग्नलिंग प्रोटीन है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिग्नलिंग प्रोटीन है, फेगोसाइटोसिस में मदद करने वाला प्रोटीन है। सी रिएक्टिव प्रोटीन अर्ली इन्फ्लामेटरी प्रोटीन है। प्रोटीएज इनहिबिटर एग्जाम में आएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन और प्रोटीएज इनहिबिटर एग्जाम में आएगा। तीसरा जो एग्जाम में आएगा साइटोकाइन, सेल सिग्नल प्रोटीन को साइटोकाइन कहते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट 100% आएगा इंटरफेरोन। व्हाट इज इंटरफेरोन? वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, देखो कोरोना का टाइम चल रहा है तो वायरस इन्फेक्टेड सेल दूसरी सेल को वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा लेती है, क्योंकि उससे क्या निकलता है? इंटरफेरोन रिलीज होता है। और साथ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन एंड म्यूकोसा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फीवर एंड इन्फ्लामेशन, एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने पढ़ा है इननेट इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।